नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ आज जो हम एक नई कक्षा लेकर आए हैं वो जनरल ज्योग्राफी, जो इन जनरली ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, जहाँ से आपके 60% पोर्शन है जो कंप्लीट होते हैं। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जो आपके लिए है वो 40% आपके एग्ज़ाम के हेतु एलिजिबल बनाता है, लेकिन जो जनरल ज्योग्राफी है ये आपको 60% आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्ट किया है, और कुछ दिनों के बाद और या तो कल परसों के आसपास ही मैं बायोलॉजी भी चालू करूँगा, जिसमें जनरल साइंस की बात की जाएगी। फिजिक्स भी चालू करना सोच रहा हूँ, तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगा। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि पृथ्वी पर किस प्रकार, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग जाने थे कि पृथ्वी पर किस प्रकार जितना भी महाद्वीपीय विस्थापन घटनाओं के कारण महासागर, झील, तालाब, पर्वत आदि श्रेणियाँ का जो निर्माण हुआ उसका क्या क्रमिक काल रहा, इन सभी पहलुओं पर चर्चा किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज्योग्राफी का एक बेस बनाते हुए हम लोग चलेंगे, और कल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग जानेंगे वो कुछ ज्योग्राफी का जो पीछे वाली जो घटनाएं होती है, जिस घटनाएं अगली घटना से कनेक्ट होती है, उस घटना को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम प्रारंभ करते हैं हिस्ट्री का, तो ज्योग्राफी का, तो इसमें बहुत सारे पीरियड है, बहुत सारे टाइम है, टाइम ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है। लेकिन उन सभी टाइम स्केलों को मैं ध्यान में नहीं रख रहा हूँ और डायरेक्ट आपको वह बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप देख रहे होंगे एक टाइम पीरियड है जिसको नाम है सेनेजोइक। सेनेजोइक एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है। ये इसका टाइम पीरियड था 72 से 65 मिलियन ईयर्स से लेकर 11 मिलियन ईयर्स तक। ये सेनेजोइक काल या पीरियड कहलाता है। इस कालखंड में क्या हुआ, कौन सी अवस्था थी, कौन सी घटनाएं घटी, इन सभी बिंदुओं को आप समझने का प्रयास कीजिए। इस काल में भूगर्भिक कह दीजिए या आंतरिक कह दीजिए, भूगर्भिक हलचल से पर्वत निर्माणकारी घटनाओं आदि जैसे संभावनाएं देखी गई, और इन सब पर्वत का निर्माण जो हुआ उसी को अल्पाइन ओरोजेनी कहा जाता है। यानी अल्पाइन ओरोजेनी के अधीन ही सभी श्रेणियां, पर्वत, मरुस्थल, झील, तालाब, नदियां आदि का निर्माण हुआ है। तो ये वही कालखंड है जब पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, आप सोचिए कि क्या जरूरत होगी कि पृथ्वी के अंदर जो चीजें थी वो बाहर आना चाह रही थी। यही तो पढ़ना होता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी क्या जरूरत थी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था वो आंतरिक भाग बाहर आए। तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी में जो दबी हुई वस्तु थी, दबी हुई अवस्था में थी, उसके अंदर से मैग्मा अपना ऊर्जा लगा रही थी। मैग्मा क्या है? एक तरल द्रव पदार्थ है, चट्टान का एक तरल द्रव पदार्थ है मैग्मा। और मैग्मा जब अपना जब शक्ति लगाएगी अंदर की भाग से, तो उसकी जो ऊपरी परत होगा वो नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आएगा तो आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लिया जाए ये कॉपी है। थोड़ा इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब भूगर्भिक हलचल हुआ तो क्या जरूरत थी कि पृथ्वी के आंतरिक जो दबे पदार्थ थे वो बाहर आए, जिससे पर्वत, नए नए श्रेणियाँ, नए नए नवीन पर्वत, मरुस्थल आदि का निर्माण हुआ। तो कुछ इस तरह व्यवस्था हुआ होगा कि जैसे आप ये पेज देख रहे हो, जब इस पेज को मैं फोल्ड कर रहा हूँ
तो एक तरफ ऊपर की बन रहा है, एक तरफ इसकी आंतरिक भाग बन रही है। तो ये जो ऊपर का भाग है ये दो भागों में बट रहा है, एक इस तरह से जा रहा है, एक इस तरह से जा रहा है। तो यहीं से निर्माण हुआ किस चीज का? पर्वत का, पठारों का, नदियां का, झील का, तालाब का। तो पृथ्वी के अंदर जो कि वो चीजें थी जो निकलने के लिए उतावला थे, और नीचे से कौन ऊर्जा लगा रही? अपना मैग्मा। अब जब ऊर्जा मैग्मा लगा रही है तो जो स्थल क्षेत्र है उसका घनत्व बढ़ेगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार निकलेगा, और जब इस प्रकार निकलेगा तो बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे पठार आदि जैसे चीजों का निर्माण होगा। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बता देता हूं कि मैं बता रहा हूं सेनेजोइक पीरियड। सेनेजोइक टाइम पीरियड है जो कि 72 मिलियन ईयर्स से लेकर 11 मिलियन ईयर्स तक का कालक्रम है। इस कालक्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो सेनेजोइक पीरियड है, इस सेनेजोइक पीरियड में, इस कालखंड में पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूगर्भिक हलचल हुआ, जिसके कारण जो कि निर्माणकारी घटनाएं घटी, पर्वत, भूगर्भिक के अन्य प्रकार के संपदा, अन्य प्रकार के संसाधन आदि जैसे क्षेत्र अस्तित्व में आना शुरू हुआ। तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा से कि सेनेजोइक टाइम पीरियड यानी सेनेजोइक एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है। इस कालखंड में क्या हुआ? तो इस कालखंड में मात्र इतना घटनाएं घटी कि इसके आंतरिक भागों में भूगर्भिक हलचल हुआ, और भूगर्भिक हलचल के कारण अनेक प्रकार की निर्माणकारी घटनाएं घटी, जिससे पर्वत, पठार आदि जैसे निर्माण हुए, और इसी को हम कहते हैं अल्पाइन ओरोजनी। इसी घटना को कहते हैं अल्पाइन ओरोजनी। तो जब भी आपसे कोई पूछे पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो अल्पाइन ओरोजनी में कैसे निर्माण हुआ होगा, समझिए। अब पृथ्वी, ये पृथ्वी समतल है, अब इसके आंतरिक भागों में ऊर्जा कौन लगा रही है? मैग्मा। मैग्मा क्या है? चट्टानी का एक तरल द्रव पदार्थ है। अब देखिए, तो ऐसे अंदर से ऊर्जा लगेगा तो एक पर्वत का निर्माण हो रहा है कि नहीं? एक ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आपको इन सब चीजों को बहुत ही अच्छी से लर्न करना होगा। आगे देखते हैं। ओरोजनी कहलाता है जिसे दुनिया के नवीन बलित पर्वत श्रेणियां का निर्माण हुआ। इसी कालखंड में जीवों के पूर्वजों का विकास देखा गया। यही वह कालखंड है जिस समय जीव कैसे उत्पत्ति हुआ, जीव का क्या लक्षण था, जीव का पूर्वज कौन था, जीव कैसे एग्जिस्टेंस करना शुरू कर दिया इन्वॉल्वमेंट में, आदि जैसे सभी घटनाओं को देखने का प्रयास इसी कालक्रम में किया गया। अतः इसे ही जीव कालखंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीव अपनी अवस्था को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। अब देखिए, इस काल को मतलब कौन सी काल को? सेनेजोइक काल को। इस काल या कल्प को हम मुख्य 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? पैलियोसीन। पहला क्या है? पैलियोसीन। दूसरा इयोसीन। कौन? इयोसीन। तीसरा ओलिगोसीन। चौथी कौन है? मायोसीन। और 5वीं है पिलियोसीन। क्या? पैलियोसीन। पैलियोसीन और पैलियोसीन दोनों जो चीजें हैं अलग अलग हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है क्लास में जो एक जगह पर लिंक नहीं हो पाता है। यदि आप इसे सीक्वेंस में देखते हैं तो सभी चीजें आपको समझ में भी आएगी और आप याद भी करेंगे। अब ये 5 भाग हैं और 5 भागों के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जो भाग आपको बोर्ड पर नहीं दिख रही होगी मैं उसे बोलूंगा, आप उसे नोट डाउन कीजिए। तो पैलियोसीन जो है, पैलियोसीन के अंतर्गत क्या हुआ था? तो रॉकी पर्वत है, इंडीज पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, यह सभी पर्वत श्रेणियों का निर्माण तथा हाथी, गेंडा, जिराफ जैसे बृहद आकार के शाकाहारी जंतु का उद्भव कौन सी काल में देखी जाती है? तो पैलियोसीन में। याद आया आपको? समझना, आपको जानना जरूरी है। एक बात भी यहाँ जानिए कि हाथी का जो आकार आज आप देखते हैं कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही वजनदार और विशाल जानवर शाकाहारी बन चुकी है, लेकिन आप याद रखिए कि हाथी का ये जो स्ट्रक्चर था ये प्रारंभिक दौर में नहीं था। हाथी प्रारंभिक दौर में ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ अवस्था ऐसा बना, उस समय का क्लाइमेटोलॉजी कुछ ऐसी थी जिसके कारण
यह व्यवस्था परिवर्तित तो होता गया और फिर चीज़ें एक जैसा नहीं रही और उसका शरीर में वृद्धि हो गया। जिराफ के आप देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो जिराफ जो रहता था ऑस्ट्रेलिया वाले अधिकतर भागों में, तो वहाँ पे उसकी निवास करने योग्य उपभोग करने योग्य वस्तुएं जो होती थी वो पेड़ों पर लगती थी और बहुत दूर दूर होती थी। ऐसे में ये अपना सर उठाता था वस्तु को खाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो ऐसा खिंचता गया, ऐसा लोग इंटरप्रिटेशन रखते हैं और हालांकि यही बात जो है आपको सिद्ध करना और सही माना जाना चाहिए। अब देखिए आगे है एलियोसीन। अब एलियोसीन में क्या घटनाएं घटी थी कि हिमालय पर्वत तथा रॉकी इंडीज आल्प्स आदि का विकास हुआ और इसके साथ साथ शाकाहारी जंतु जैसे में शेर, बाघ, गाय, बकरी, बंदर आदि जैसे शाकाहारी जंतु का निर्माण देखा गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। यहीं पे आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताऊंगा, चीज़ों को समझना होगा कि मनुष्य कैसे आगे बढ़ा, मनुष्य कैसे अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेनेजोइक पीरियड, जो कब की बात कर रही है, तो 72 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स पूर्व से 11 मिलियन ईयर्स तक। तो आप समझिए कि ये जो मानव होते थे जंगलों में, पठारों में, झील के किनारे, तालाब के किनारे, और तालाब के किनारे क्यों बसते थे, झील के किनारे क्यों बसते थे, नदियाँ के किनारे, सहारे, तटों पर क्यों बसते थे, उसका बहुत बड़ा रीजन था कि उस समय के शासन में देखिएगा, उस समय के काल में देखिएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विकास नहीं थी। तो ऐसे में उन लोगों को उस भाग से पीने को जल चाहिए और आसपास में बगीचा है, जंगल है, तो वहाँ से भोजन चाहिए, कृषि करने हेतु तो पानी चाहिए। तो लाजमी सी है कि वो नदी पर निवास करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता था, जो सिंधु नदी, कालीबंगा सॉरी घग्गर नदी आदि जैसे नदियों के आसपास उतना बड़ा टाउन निर्माण हुआ। चूँकि बहुत बड़ा पूरा उसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि वो सभ्यता कैसे डेवलप हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते हम जा रहे हैं कहाँ पे, हिस्ट्री पे। क्योंकि यही सब चीज़ है जो आपको कनेक्ट करने के लिए सिखाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि उस समय इस वाले काल में शेर, बाघ, गाय, बकरी, बंदर आदि का मतलब निवास देखा गया। आगे देखिएगा अगला पीरियड क्या है, 5 भागों में मैंने बांटा था, 1 2 2 क्लियर। अब मैं 3, अब 3 क्या है, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन क्या कहता है, तो इस काल में, इस टाइम पीरियड में बृहद हिमालय का उद्भव हुआ था। अब देखिए हिमालय पर्वत जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, मिडिल, लोअर और हायर। यानी हाई मतलब जो बहुत बड़ा है, उसके मंझले वाले हैं और उसके छोटे वाले हैं। इस चीज़ को आप जानिएगा, ठीक। तो इस काल में ओलिगोसीन काल में क्या होगा कि बृहद हिमालय का उद्भव होता था अफ्रीका के समीप अबिसिनिया, अफ्रीका के समीप, अफ्रीका के समीप, अफ्रीका के समीप अबिसिनिया पठार के आसपास एक पूछ विहीन बंदर जीव प्राप्त हुआ, जिसे एप कपी, हिंदी में एप और हिंदी में कपी और इंग्लिश में इसको एप कपी कहा जाता या कहा गया। यह मानव जाति का पूर्वज था। किसका पूर्वज था, मानव जाति का पूर्वज था। तो मानव जाति का पूर्वज आपसे यदि कोई पूछे तो कौन था, एप, APE। ऐप नहीं समझ जाइएगा फोन वाला, या एप्पल भी नहीं समझना है आपको फल वाला। आपको क्या समझना है कि एप ये बंदर जाति का कौन था, तो प्रजाति था, पूर्वज था, जो कहाँ पाया गया था, तो अफ्रीका के अबिसिनिया में। अबिसिनिया एक पठार है, उसी पठार के आसपास से बेगर पूछ विहीन एक बंदर पाया गया था, जिसे एप कप पे कहा गया। हालांकि जो एप और कप का जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है वो भारत में घटित घटनाओं, महाभारत आदि कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको।
तो आपको यहाँ समझ में आया, यह मानव जाति का पूर्वज था। कप पेड़ों में रहता था। ये जो कप्पी है ये कहाँ रहता था? पेड़ों में रहता था, इसीलिए इसे बोला जाता है आर्बोरियन। क्या बोला जाता है? आर्बोरियन। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। आगे क्या है? मायोसिन। क्या है अगला? क्या है? मायोसिन। इसमें क्या हुआ? तो इसमें जानने से पहले आपको इसमें जानना होगा क्या होता था कि जब ओलिगोसिन, ये ओलिगोसिन जो है, ओलिगोसिन टाइम पीरियड में जब एक बंदर यानी एक जंतु जब जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर निवास करते थे, नदियों को जल का प्रयोग कर अपना जीवन निर्वहन करते थे, तो कुछ घटना ऐसा देखा गया कि जब इस काल में जब कप 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 या एप, कप मतलब क्या? बंदर। मैं ये बता रहा हूं इसमें कि ई टाइम पीरियड वह टाइम पीरियड है, ओलिगोसिन। ओलिगोसिन वह टाइम पीरियड है जिस समय अफ्रीका के अबिसीनिया पठार के आसपास एक पूछ विहीन, मतलब पूछ नहीं था, पूछ विहीन बंदर पाया गया, जो कि वह मानव जाति का पूर्वज था। तो उसी समय से मानव का विकास हुआ, मानव एक थिंकिंग मेकर बनना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में जब बंदर नर और मादा, जब मादा, ऐसा कहा जाता है कि एक दिन का समय है, हालांकि यह सब एक दिन का समय नहीं है, ये सब सदियों से प्रोसेस हुआ तब इस व्यवस्था तक पहुंचा। एक कहानी लेकिन बताई जाती है पढ़ाने के दौरान कि एक दिन का घटना है कि जब जो कप यानी बंदर, ये जो मादा बंदर थी वो प्रेगनेंसी में थी और गर्भ अवस्था में थी, बच्चे जन्म देने वाली अवस्था में थी। तो उसी समय एक बड़ा जानवर आता है और उसे क्या करता है कि खा जाता है उस बंदर को, मादा बंदर को। तो ऐसे में जो नर बंदर था उसको इस बात के लेकर बहुत ही आहत हुआ, भावनाएं बहुत अपने मन में सोचा और वह सोचना शुरू कर दिया। जब वह सोचना शुरू कर दिया तो उसके अंदर एक अलग थिंकिंग का विकास हो गया। वो बहुत सारे बंदरों को मिलाकर, यूनिटी बनाकर चीजों को समझना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। वह समझने लगा कि यदि हमारा मादा बंदर है वो अगर ऐसा करेगा तो प्रजनन कैसे होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास कैसे होगी, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेंगे। तो जब इस तरह से वो लोग संगठन बनाना शुरू कर दिया और फिर आगे के क्रम में जब भी कोई मादा नर जो बंदर मादा जो बच्चे को जन्म दे रही है, तो उस अवस्था में वो सारे बंदर क्या करते थे कि इकट्ठे होकर उन जो मादा होती थी बंदर उसको घेरे हुए रहते थे। और उन लोग को दिमाग में मात्र एक ही कॉन्सेप्ट चलता था कि अगर कोई छोटा जानवर होगा तो हम उसको चाहे तो मार देंगे, और अगर बड़ा जानवर होगा तो हम उसे कहीं ले जाकर सेफ स्थान पर रखेंगे ताकि वो अच्छा से मतलब बच्चे को जन्म दे सके। तो ये वाली जो भावनाएं हैं उससे क्या हुआ कि उन लोग का दिमाग विकास शुरू हो गया। और आगे देखिएगा तो आपको और बहुत सारी चीजें आएगी। अब हम लोग जानते हैं मायोसीन। इस काल में धरती पर दो पैर पर खड़ा होने वाला आदि मानव बन गया जिसे हेमो हैबिलिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हेमो हैबिलिस। लोग अचानक जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो विस्तार से कहानियों को नहीं जानते हैं, क्रमिक विकास की घटनाओं को नहीं समझते हैं, वो डायरेक्ट हेमोसैपियंस पर चले जाते हैं कि हेमोसैपियंस आया, मानव का प्रजाति था, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन आप क्रमिक विकास को यदि आप सारगर्भिक और सटीक तरीके से पढ़ते हैं तो आपको देखने को नजर आएगी कि पहले हेमोसैपियंस नहीं, हेमो हैबिलिस नाम का मानव आया जो धरती पर पहली बार दो पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिया। और दो पैरों पर चलने प्रारंभ करने के पीछे भी उसका लॉजिक था। जब वह किसी क्षेत्र में जाता था तो मान लिया जाए फ्रूट्स तोड़नी है या तो फिर किसी अपने से छोटे जानवर को मारनी है, तो वह ऐसे चलता था चार पैरों पर। लेकिन वह
देखा कि थोड़ा उठा तो जो शरीर का वजन है वो पूरा शरीर का कमर का वजन उसके पैर पर गया। तो उसको विजुलाइज हुआ, वो सोचना शुरू कर दिया। जब वो सोचना शुरू कर दिया तो कहा ये तो एकदम जो मैं नहीं सोचा था वैसी घटनाएं हो गई। तो ऐसे में वह अपने जीवन को धीरे धीरे परिवर्तन करते करते देखा कि दो पैर पर हम खड़ा हो सकते हैं। और फिर आगे वाली घटनाओं में क्या उन्होंने देखा कि अपने हाथों में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको रख सकते हैं और रख कर हम उसका शिकार कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मायोसीन में कि इस काल में धरती पर दो पैरों पर खड़ा होने वाला आदि मानव बन गया जिसे हेमो हैबिलिस कहते हैं। हेमो हैबिलिस और हेमोसेपियंस दोनों अलग अलग चीज है। इस काल में आई मानव, इस काल में, कौन काल में? पैलियोसीन। पैलियोसीन में, इस काल में मानव लकड़ी, पत्थर, हड्डी आदि का प्रयोग करने की कला सीख गया। यानी कौन सी काल में? पैलियोसीन में जो मानव था लकड़ी, पत्थर और हड्डियां आदि के प्रयोग कर छोटी छोटी वस्तुओं को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह मानव शिकार और अपना भोजन के जुटाने हेतु सक्षम हो गया, जिसे हम हेमो इरेक्टस कहा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हेमो इरेक्टस। याद रखिएगा, हेमो हैबिलिस, हेमो इरेक्टस, तब हेमो सेपियंस। तो आपको चीज को समझना होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा आगे, तो जो अगला टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं नेओजोइक। क्या कहते हैं? नेओजोइक। इसका टाइम पीरियड है नेओजोइक। जो एरा है, एरा मतलब क्या? समय। जो नेओजोइक के एरा है वो 11 मिलियन से लेकर अब तक है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला प्लेस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। और प्लेस्टोसीन और होलोसीन जो है, इस सब चीजों को समझिए। तो प्लेस्टोसीन का जो टाइम पीरियड अगर जानना है तो जानिए, अन्यथा नहीं जानिए। 11 मिलियन ईयर्स से लेकर 11,200 मिलियन ईयर्स पूर्व तक। ठीक है। तो प्लेस्टोसीन में क्या हुआ? तो प्लेस्टोसीन में क्या हुआ कि अब तक के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र में हिम आच्छादन होने की वजह से इसे महान हिम युग कहा जाता है, यानी द ग्रेट आइस एरा। अब प्लेस्टोसीन को द ग्रेट आइस एरा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी समझिए। बहुत ही पृथ्वी पर हिम का आच्छादन हुआ, यानी हिम का बर्फबारी हुआ। अब जब हिम का बर्फबारी हुआ तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, बहुत सारे ऐसे घटनाएं थी जहाँ पे चीज़ें क्या हुआ कि एक दूसरे से ठोस हो गया। अब चीज़ें ठोस हो गया तो प्लेस्टोसीन इसी कालक्रम के लिए जाना जाता है। चीज़ें बर्फबारी हो गया और इसे हम कितने भागों में बांटते हैं? तो क्षेत्रों में। इसको यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा और समझिए, इसको मैं और विस्तार में जाना चाह रहा हूँ। प्लेस्टोसीन यह क्या है कि सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रों में आच्छादन होने के कारण अब मानव जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, पहाड़ियों में रहता था। और जब उन सब क्षेत्रों में आच्छादन होगा, प्लेस्टोसीन एरा है और प्लेस्टोसीन एरा में बर्फबारी बहुत तेजी गति से होगा, तो मानव जो जंगलों में, पहाड़ियों में, गुफाओं में रहता था वो उस वाले क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में जाएगा। और जब मैदानी क्षेत्र में जाएगा तो कहीं ना कहीं वह एग्रीकल्चर करेगा, कृषि की शुरुआत करेगा। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कर ही लेगा, लेकिन वह ऐसी संभावना है कि आने वाले अगले समय में इस तरह की कार्य करना प्रारंभ कर दे। और देखिएगा आगे होलोसीन में तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो क्यों कहा जाता है द ग्रेट आइस एरा, इस चीज को समझिए। तो मैं बता रहा हूं नेओजोइक टाइम पीरियड, यानी नेओजोइक एरा। और नेओजोइक एरा को दो भागों में बांटते हैं, प्लेस्टोसीन। ये कौन सी एरा है? नेओजोइक एरा। और नियोजोइक एरा को दो भागों में बांटते हैं, प्लेस्टोसीन और
हेलोसीन। और प्लेस्टोसीन में कहा गया है क्या कि अब तक का सर्वाधिक भौगोलिक के क्षेत्र में आच्छादन, मतलब हिम युग का आच्छादन। अब जब बताइए कि बहुत बड़े मात्रा में बर्फबारी होगा तो जो मानव जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, गुफाओं में रहता है वह निकलकर तेजी गति से मैदानी भागों में जाएगा। तो होगा ऐसा कि नहीं कि वो कृषि करना प्रारंभ करे? करेगा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर ही लेगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में देखिएगा कि वही मानव जो हेमोसेपियंस है, हेमो इरेक्टस है, हेमो हैबिलिस है, वो आगे जाके कृषि गतिविधियों में भाग लेना शुरू करेगा और वहीं से उसका दिमाग, मानसिक अवस्था, मानसिक मेंटली एबिलिटी विकास करेगा। फिर तकनीक से भी वो लोग ज्ञान में आएंगे। तो इस चीज़ को समझना। आगे देखिए सॉरी, अब देखिए लास्ट क्या है, हेमो इरेक्टस हो गया। हेमो इरेक्टस की जिसने आगे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा और जानिए कि हेमो इरेक्टस ही था जो सबसे पहले आग लगाया, और आग लगाने का कार्यक्रम क्या था कि, और इसके साथ साथ भुने हुए मांस का भोजन किया। अब जानिए कि मानव था तो वो लोग भोजन कैसे करता था, छोटी छोटी वस्तुओं को मार के खाता था। तो जब उसे पत्थर का ज्ञान हुआ तो वह फल को लाता था, तोड़ता था, और फल के तोड़ के लाता था तो उसे काटने का कोशिश, एक पत्थर पर रख के एक पत्थर मारने का प्रयास करता था। तो देखा कि जब पत्थर को पत्थर से मार रहा है फल को तोड़ने के लिए, तो वहां पे चिंगारी जैसी कोई भावनाएं प्रकट हुई, चिंगारी जैसी कोई एलिमेंट से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वहां के जो घास भूसे थे उसमें आग लग गया। अब जब आग लग गया तो यहीं से मानव को आग का ज्ञान हुआ। जो हेमो इरेक्टस था, हेमो हैबिलिस था, हेमो सेपियंस था, उन लोगों को ऐसा लगा, हालांकि ये तीनों एक ही है, यह क्रमिक विकास है ना, कि पहले हेमो हैबिलिस, फिर हेमो इरेक्टस, और फिर हेमो सेपियंस, ये कालक्रम है। तो यही कालक्रम में, यानी पैलियोसिन में ही, पैलियोसिन टाइम पीरियड में ही मानव को, हेमो इरेक्टस को, पहले क्या था, हेमो हैबिलिस, हेमो इरेक्टस, तब हेमो सेपियंस, तो इन लोगों को इसी काल में, पैलियोसिन वाले काल में ही आग का ज्ञान होता है। आग का ज्ञान कैसे होता है समझिए, जब वो लोग फल लाते हैं तोड़ने के लिए तो एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से मारे तो देखे कि वहां पे चिंगारी उत्पन्न हुआ, और उस चिंगारी से जो उसके आसपास का भूस पुआल था उसमें आग लग गया। यानी ये कहा कि अरे यार, ये तो हमारे जीवन में एक नया चीज, तो वहां पे आग का ज्ञान हुआ। तो यहीं से वो लोग मांस को भून कर खाना शुरू करेंगे। हालांकि इसके बारे में मैं आगे डिटेल बात करूंगा। तो आप यहाँ चीज को समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा कि हेमो हैबिलिस, हेमो इरेक्टस और हेमो सेपियंस, यह एक क्रमिक घटना है तीनों एक ही, लेकिन क्रमिक विकास के कारण मनुष्य में धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, मेंटली स्ट्रांगली और मेंटली क्या हुआ कि वो लोग अवस्था ठीक होते गए। तो ये चीज को समझ गए हम। आगे जानते हैं होलोसीन। होलोसीन क्या हुआ कि होलोसीन में हिम युग समाप्त हुआ, और हिम युग समाप्त के कारण वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हुई। अब वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हुई जिससे दुनिया का ट्रॉपिकल डिजर्ट, मतलब मरुस्थल आदि जैसे उभर कर सामने आए, जैसे में थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। इन सब घटनाओं से बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और फिर कृषि व्यवस्था में मानव प्रवेश कर गया, और यहाँ से तकनीकी कुशल मानव के समूह और अन्य प्रकार के चीजें उत्पन्न हुआ, जिसे आज हेमोसेपियंस के नाम से जानते हैं। यानी प्लेस्टोसीन में क्या हुआ, तो प्लेस्टोसीन में हिम युग था, बहुत बर्फबारी हुआ, जिसके कारण मनुष्य जंगलों, पहाड़, गुफाओं में रहते थे, वो कहाँ गए, मैदानों में गए। लेकिन जब ये प्लेस्टोसीन समाप्त हुआ तो होलोसीन आया, और होलोसीन में क्या हुआ कि जब हिम युग समाप्त हुआ तो हिम युग समाप्त के उपरांत वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई, और वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई तो बहुत तेजी गति से ट्रॉपिकल डिजर्ट यानी मरुस्थल निर्माण हुआ, और उसी में आप एग्जांपल दे देंगे जैसे में थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और यहीं से देखिएगा कि आगे चल के हेमोसेपियंस आ जाएंगे मनुष्य के रूप में, और फिर वह कुशल मानव के समूह में रहना शुरू कर देंगे, इसका थिंकिंग विकास हो जाएगा। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।